हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो आवा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हमने पढ़ा था, कल हमने खत्म किया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हमने क्या किया, कल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम से आज हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्या आप उन लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, जो क्या है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, किससे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हमें ये अंदाजा लगेगा कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं जो किसमें पूछे गए हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप बताइए, जवाब दीजिएगा कि दहेज लेना एवं दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। क्या दहेज लेना तथा दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। और ये पूछा गया है, कब पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में। कब? यूपीएसआई 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन है ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। नंबर दूसरा पूछा गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे ऑप्शन में है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरयुक्त में से कोई नहीं, मतलब लिख लो कोई नहीं। तो अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कि दहेज लेना तथा दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, किस विधि के अंतर्गत अपराध है, तो बताओ। तो कहेंगे कि हमने पढ़ रखा है कि इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पढ़ रखी है एक कौन सी धारा, तो हम पढ़ाएंगे कि धारा 3। कौन सी? धारा 3 पढ़ रखी है, जिसमें क्या लिखा है कि दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों क्या हैं, अपराध हैं। क्या? दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों क्या हैं, अपराध हैं। और इसमें जो दंड बताया गया है वो क्या है, 5 वर्ष की क्या सजा बताई गई है, 5 वर्ष का क्या कारावास है, और प्लस में क्या है 15,000 का जुर्माना भी बताया गया है। क्या? जुर्माना भी दिया था, या क्या दिया था, या क्या बताया था कि दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये हमने पढ़ रखा है, तो हम क्या ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर और देखिए, एक प्रश्न और देखिए, ये कब पूछा गया, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ढूंढ के लाया हूं मैं कि जो पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि इसी से संबंधित, दोनों एक ही उससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए गए 2021 में कि दहेज देने या लेने का समझौता होता है। क्या है? दहेज लेने या देने का समझौता खाली स्थान होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि अमान्य करणीय होता है। क्या? अमान्य करणीय होता है। क्या होता है? अमान्य करणीय होता है, या अमान्य होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है मान्य होता है। क्या होता है? मान्य होता है, मान्य। और चौथा क्या है, विधि सम्मित होता है। क्या? विधि सम्मित होता है। तो क्या होता है, तो हमने एक धारा पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, हमने धारा पढ़ रखी है
कौन सी धारा पढ़ रखी है बताओ इसमें, कौन सी की धारा हमने पढ़ रखी है, कौन सी धारा, 1(5) पढ़ रखी है, कौन सी धारा 5 पढ़ रखी है, जिसमें क्या लिखा है कि दहेज लेना या दहेज देने के करार क्या होंगे, शून्य होंगे। दहेज लेने तथा दहेज देने के करार क्या होंगे, करार जो होंगे वो क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। हमने पढ़ रखा है। तो क्या अमान्य करणी होंगे या अमान्य होंगे या मान्य होंगे या विधि सम्मत होंगे। तो क्या होंगे, कहेंगे कि अमान्य होंगे। अमान्य का मतलब क्या होगा, शून्य। ये अमान्य करणी का मतलब कि अमान्य करने योग्य होंगे, लेकिन वो क्या है, सीधे लिखा है कि शून्य होंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो क्या सीधे अमान्य, ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख समझ सकते हैं कि आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझ सकते हैं। फिर हम आज नए अधिनियम को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझ सकते हैं। फिर हम अब चलिए नए अधिनियम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें नया अधिनियम कौन सा है, अगला अधिनियम को पढ़ना है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कौन सा, अब हमको पढ़ना है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। आज नया अधिनियम को पढ़ते हैं और मजा आने वाला है। इस अधिनियम में भी क्या है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत आराम से हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। अब नया टॉपिक ये डाल सकते हैं, फिर नया अधिनियम। तो क्या पढ़ने वाले हैं, घरेलू हिंसा, क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कौन सा, 2005। इसे क्या बोलते हैं, घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 भी बोलते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, द PROTECTION, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ऑफ WOMEN, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। कैसा, डोमेस्टिक वायलेंस, DOMESTIC, डोमेस्टिक वायलेंस, VIOLANCE, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। इनका इसका क्या है, अंग्रेजी में नाम है क्या, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। द प्रोटेक्शन संरक्षण एक्ट अधिनियम, वुमेन महिला, फ्रॉम से डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, ठीक कह सकते हैं। तो अब इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि देखा होगा घरेलू हिंसा में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी घरेलू हिंसा है जो घर में होती रहती है, लड़ाई झगड़ा या कोई कई चीजें होती हैं। तो उसमें क्या क्या घरेलू हिंसा होंगी, हम सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें जब पढ़ते हैं कोई भी एक्ट, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इंपॉर्टेंट फैक्ट में तुम्हें पता है, आप लोगों को सबको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डेट। क्या पढ़ने वाले हैं, डेट पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी दो पढ़ते हैं, एक क्या होती है, एक होती है पारित होने की, दूसरी क्या होती है, लागू होने की। एक पढ़ते हैं पारित होने की, एक कौन सी पढ़ते हैं, लागू होने की तिथि। कौन सी पढ़ते हैं, पारित होने की तिथि और एक लागू होने की तिथि। तो पारित होने की तिथि देखेंगे तो क्या है, 15 सितंबर 2005। क्या 15 सितंबर 2005 को ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। सॉरी क्या मैंने 13 सितंबर 2005 को। और ये सब कब लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर को। कब, 26 अक्टूबर 2006 को। कब, 2006 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। जैसे अपनी क्या भारतीय न्याय संहिता क्या हुई थी,
कि 2023 में पारित हुई थी और 2024 में जुलाई में 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। ठीक है, तो ये वैसे ही पारित कब हुआ, 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ और लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। क्या हुआ, ये लागू हुआ। अब इसमें देखते हैं हम अध्याय कितने होते हैं, चैप्टर कितने होते हैं, तो अध्याय, और अध्याय के साथ में क्या देखते हैं, धाराएं, सेक्शंस, धाराएं कितनी, इंपॉर्टेंट फैक्ट में। तो अध्याय में अगर देखा जाए तो इसमें अध्याय कितने हैं, 5 अध्याय हैं। कितने, इसको कुल कितने 5 अध्यायों में बांटा गया है। 5 अध्याय में कितनी धाराएं हैं, तो कहेंगे 37 क्या है, धाराएं हैं। तो इतनी चीज इंपॉर्टेंट आप नोट करिए कि ये चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि पारित होने की तिथि और लागू होने की, पारित होने की तिथि 13 सितंबर 2005, लागू होने की तिथि 26 अक्टूबर 2006। अध्याय कुल 5 है, धाराएं कुल 37 है। कितनी धाराएं, कुल 37 है, 37 कुल के यहाँ इसमें धाराएं हैं। क्या है, इसमें धाराएं हैं। और आप लोगों को ये जो एक्ट है, एक्ट का जो बीआर एक्ट होता है, मूल जो बीआर एक्ट है, वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। जितने भी मैं जो चीज पढ़ाऊंगा उसका आप जाएंगे, उसमें पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। ये नहीं मिलेगी, लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट होगा उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें आप रीचेक भी कर सकते हैं कि हो सकता है कहीं फैक्ट, एक आध फैक्ट गलत भी लिख सकता है, तो आप उसमें क्या हो सकता है, मिला भी सकते हैं कि हाँ कि ये सही पढ़ाया है कि गलत पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं उसमें अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे हर वीडियो में मिलती ही है, तो आप जाके कभी भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अध्याय की ओर और हम इस अधिनियम के पढ़ते हैं अध्याय 1 में। चलिए हम देखते हैं अध्याय 1, या इसमें पहले, इससे पहले इसकी ये देखो कि ये क्यों लागू हुआ, इसको लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझ लेते हैं इसको लागू होने की जरूरत क्यों पड़ी, या इसका उद्देश्य क्यों लाया गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या क्या कह सकते, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। जो एक्ट है घरेलू हिंसा अधिनियम, ये क्यों लाया गया, तो जैसे ही नाम समझ में आ ही रहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, तो इसमें क्या होता था कि घरेलू हिंसा क्या होती थी, जो महिलाएं थी, इससे क्या होती, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं थी उनके सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। क्योंकि क्या होता था कि जो घरेलू महिला है उनको, उनका एक ही काम होता था कि उनको खाना बनाओ और मार पीट के उनसे काम कराया जाता था। तो इसके लिए उनकी जो सुरक्षा है और घर, तो इसी के लिए इसको लाया गया, उनको जो संरक्षण है, उनको जो विधिक सहायता देने के लिए और इन सब चीजों के लिए लाया। तो इसको लिख सकते हैं, लिखना है तो क्यों लाया गया, तो क्या लिख सकते हैं, यह एक्ट घरेलू हिंसा से पीड़ित, क्या लिख सकते हैं, यह एक्ट किसी घरेलू हिंसा से पीड़ित, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, किसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके, महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों, महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लाया गया। कि उनके अधिकार हैं, उनका क्या, उनको संरक्षण देना, उनके जो अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए लाया गया। ठीक है, इसमें यदि विधिक सहायता कहीं है क्या, इसमें अगर देखा जाए कहीं संविधान में चर्चा की गई है तो विधिक सहायता, तो क्या है इसमें, क्या संविधान में है, तो ये इसमें विधिक सहायता कौन देता है इनको, ये संविधान में भी बताया गया, तो इसमें कह सकते हैं संविधान देता है। विधिक सहायता कहाँ से देता है, संविधान में भी इनके संरक्षण की बात की गई, संविधान में भी क्या की गई, इनके संरक्षण की बात की गई। तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम एक धारा 1 की ओर बढ़ते हैं, और धारा 1 में वही चीज हमको पढ़ना है, और धारा 2 में उन्हीं चीजों को हमको क्या करना है, देखना है।
तो हम एक एक चीज को बहुत ही आराम से, एक एक चीज की परिभाषा, एक एक चीज को हम बहुत ही आराम से हम समझते हुए चलेंगे। चलिए डाल लीजिए अध्याय 1 और अध्याय 1 की धारा 1। धारा 1 में क्या होता है, वही संक्षिप्त नाम विस्तार होता है, तो वही आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। धारा 1, अध्याय 1, अध्याय, नाम की जरूरत नहीं है कि अध्याय में, सीधा अध्याय 1 डालिए और धारा 1। क्या लिखिए, धारा 1। धारा 1 में क्या होता है, वही होता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। क्या होता है, संक्षिप्त नाम विस्तार और क्या होता है, प्रारंभ और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इनका अगर संक्षिप्त नाम देखा जाए तो क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा, क्या है इसका, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। क्या, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 इसका नाम है। तो संक्षिप्त नाम हो गया। प्रारंभ अभी हमने पढ़ा, ये कब से लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो ये कब 2006 में लागू हुआ। कब, 26 अक्टूबर। तो कब, 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया था। क्या हो गया था, 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया था। अब इसका विस्तार, तो पहले क्या था, पहले क्या था 2019 से, क्या 2019 से पहले क्या था कि ये जो जम्मू और कश्मीर है, वहां पर ये लागू नहीं होता था। क्या होता, वहां पर ये लागू नहीं होता था। क्यों नहीं लागू होता था, कि जो जम्मू कश्मीर को पहले क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। क्या था, विशेष, 2019 के पहले क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। क्या, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था कि नहीं, बताओ। विशेष राज्य का दर्जा याद हो, आर्टिकल 370, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम लाया गया, क्या किया गया 2019 में, फिर क्या किया गया कि 2000 कब आया, ये इसको जो कहते थे कि हटाया आर्टिकल, या कोई कहते धारा 370, धारा आर्टिकल 2019 में क्या लाया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। तो इसका जो विशेष राज्य का जो दर्जा था, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, तो अब जो क्या होने लगा, इसका जो विस्तार है वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में भी क्या होने लगा। तो जम्मू कश्मीर के अलावा पहले क्या होता था, जब 2019 से पहले कहाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। लेकिन अब क्या होने लगा है कि ये जम्मू कश्मीर में भी क्या होने लगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, संपूर्ण भारत पर या पूरे भारत पर। पहले क्या कहते थे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। पहले क्या कहते थे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। लेकिन अब क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर। तो संपूर्ण भारत हम क्या क्या कह सकते हैं, या पूरे भारत पर क्या होता है, इसका विस्तार है। कहीं पर भी अगर क्या है, महिलाओं से संबंधित कोई भी घरेलू हिंसा होती है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, कहीं भी होती है, तो यह नियम वहां पर कार्य करेगा, बराबर कार्य करेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 2 की ओर चलते हैं। धारा 2 में क्या होती है, धारा 2 में होती है हमारी परिभाषाएं। तो चलिए हम परिभाषाओं को समझते हैं। और इसके भी क्या करेंगे, जैसे हम करते चलेंगे, इसके बीच बीच में, उसमें मैं भूल गया था कि बीच बीच में क्वेश्चन नहीं लेके आ पाया, तो मैं इसमें बीच बीच में जो जैसे ही अपन पढ़ते जाएंगे, तो बीच बीच में पर डे के 2 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, कि कैसे हम पता चलता जाएगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 2 या सेक्शन 2। तो धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती है, परिभाषाएं। ठीक है, तो हमें ये पता है फिर से धारा 2 में परिभाषाएं होती हैं। तो धारा, अब देखते हैं धारा 2A। कौन सी, धारा 2A में किसकी परिभाषा, धारा 2A, या क्या कह सकते हैं, का कह सकते हैं। धारा 2A या क्या कह सकते हैं, का भी कह सकते हैं। धारा 2A या 2 का। ठीक है, तो धारा 2 का में किसकी परिभाषा है, धारा 2 का में है किसकी, व्यथित व्यक्ति की। किसकी, व्यथित
व्यथित, कल ये शब्द आया था व्यथित व्यक्ति, इसीलिए मैंने परिभाषा इसकी नहीं बताई थी, मुझे पता था कि अगले में बताना ही है। व्यथित, व्यथित, फिर लिख दिया व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति कौन होगा? तो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा कह सकते हैं, की परिभाषा, तो किसकी परिभाषा है? व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है किसमें? धारा 2 का। अब व्यथित व्यक्ति का मतलब कौन है? जिसके साथ कोई अपराध हुआ है। क्या है? व्यथित व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? पीड़ित व्यक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीड़ित व्यक्ति। अब समझ में आ गया होगा, पीड़ित व्यक्ति क्या कह सकते हैं? पीड़ित व्यक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्यथित व्यक्ति को हम कह सकते हैं पीड़ित व्यक्ति, या जो क्या हो परेशान हो, जो क्या हो परेशान व्यक्ति, परेशान, पीड़ित व्यक्ति या परेशान व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति को क्या कहेंगे? पीड़ित व्यक्ति, या परेशान व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? हम व्यथित व्यक्ति कहेंगे। अब कैसे? जो क्या हो घरेलू हिंसा से जो प्रभावित जो महिला होती है, इसमें क्या होती है? अधिकतर कौन होती है? महिला होती है। तो जो महिला है वो क्या है? उसको क्या होता है? वो क्या होता है? व्यथित व्यक्ति होता है। क्या होता है? जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित जो महिला होती है वो क्या होती है? व्यथित व्यक्ति होती है। ठीक है। अब वो किससे पीड़ित होती है? घरेलू हिंसा से। जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है वो किससे? फिर इसमें आता है क्या? प्रत्यर्थी। क्या आता है? प्रत्यर्थी। जो क्या करता है? उसको कष्ट पहुंचाता है। जो क्या उसको पहुंचाता है? पीड़ा पहुंचाता है। तो क्या करने वाला? पीड़ित करने वाला। ये कौन है? पीड़ित करने वाला, करने वाला, जो पीड़ित करने वाला। अभी इसकी परिभाषा भी आगे आएगी तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो व्यथित व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति क्या है? जो परेशान है। जो क्या है? जो महिला परेशान है। कौन है? महिला। जो महिला किससे? घरेलू हिंसा से परेशान है। और उसको परेशान कौन कर रहा है? जो प्रत्यर्थी है। तो क्या कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है, जो क्या प्रत्यर्थी के साथ क्या है? घरेलू किसमें? जो घरेलू नातेदार में रही हो या रह रही हो। क्या है? रही हो या रह रही हो, या जिसका इल्जाम क्या है? उस प्रत्यर्थी के साथ हिंसा की है। जिसने क्या है? जिसका इल्जाम उसने लगाया है उस प्रत्यर्थी पर कि इसने मेरे साथ ये किया है। ठीक है। तो उसको हम क्या? प्रत्यर्थी कहेंगे, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया। और उस महिला को क्या कहेंगे? पीड़ित व्यक्ति कहेंगे। यदि इसको लिखना है तो एक आध दो लाइन में लिख सकते हैं कि मैं इसको लिख सकते हैं कि घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला ही क्या होगी? व्यथित व्यक्ति होता है। क्या लिख सकते हैं? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, पीड़ित महिला ही क्या होती है? महिला ही क्या होती है? महिला ही क्या होती है? व्यथित व्यक्ति होती है। व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति होती है, होती है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि व्यथित व्यक्ति कौन होता है? कौन होता है व्यथित व्यक्ति? तो महिला ही क्या होती है? व्यथित व्यक्ति होती है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या कह सकते हैं? अब क्या कह सकते हैं कि जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है, क्या है? जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला, जो घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है। क्या है? पीड़ित महिला है, महिला है। जो क्या हो? जो क्या हो? प्रत्यर्थी के साथ क्या हो? जो प्रत्यर्थी के साथ में क्या हो? रह रही हो, रह रही हो। क्या रह रही हो? इस टाइम पे क्या हो? रह रही हो, या क्या हो? रह रही हो, या क्या? घरेलू, घरेलू नातेदार में हो। मैं क्या हो? घरेलू नातेदार में हो। और जिसने क्या किया हो? और जिसने क्या हो किया हो? जिसने इल्जाम लगाया हो, इल्जाम लगाया हो। क्या इल्जाम लगाया हो? कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्या किया? हिंसा की है। क्या इल्जाम लगाया हो? लगाया हो कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्या की है? हिंसा की है, हिंसा की है।
तो उसको क्या कहेंगे हम? व्यथित व्यक्ति कहेंगे। कौन सी? जो महिला होगी, महिला जो किसी घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति। अब जो महिला क्या है कि जिस व्यक्ति ने पीड़ित किया है उसको, जिस व्यक्ति ने क्या है कष्ट है या हिंसा उसके साथ की है, वो क्या है उसके नातेदार में है या उसके साथ में रह रही है। जिसने जो महिला उसके व्यक्ति के साथ इल्जाम लगा रही है कि ये मेरे साथ रहा है या मेरे नातेदार में है, और जिस व्यक्ति के ऊपर क्या है अपराधी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कि क्या इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने मेरे साथ हिंसा की। तो जिसने हिंसा की और जिसके ऊपर हिंसा की, तो ये हिंसा करने वाला क्या? अपराधी। अपराधी किसको? जिसको हम प्रत्यार्थी कह सकते हैं, ये क्या? अपराधी, अपराधी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि व्यथित व्यक्ति कौन होगा। ठीक है, अब हम एक परिभाषा और समझते हैं कि अब नातेदार जो शब्द आया, तो नातेदार की परिभाषा हम समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे। नातेदार किसे माना जाएगा, कौन कौन होगा नातेदार के अंतर्गत? तो नातेदार के अंतर्गत देखा जाए तो तीन ही चीजों को देखा जाता है। किसके अंतर्गत? तीन चीजों को देखा जाता है नातेदार के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। धारा 2F, कौन सी? धारा 2F में किसकी परिभाषा है? तो घरेलू नातेदार की परिभाषा। किसकी? घरेलू, घरेलू नातेदार। किसकी? घरेलू नातेदार की किस परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? घरेलू नातेदार, या इसको क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। DOMESTIC, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या कह सकते हैं? इसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में ऐसी नातेदारी जो क्या हो, तीन तरह की हो सकती है। इसमें कितने लिख सकते हैं? दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों, समझाता हूं, दो व्यक्तियों के बीच में, मैं समझा रहा हूं अभी, बीच में इसको लिख लो। ऐसे नातेदारी, ऐसी नातेदारी, नातेदारी जो क्या हो, तीन प्रकार की हो, तीन प्रकार की हो, उसको क्या हम नातेदारी मानेंगे। तीन प्रकार कौन कौन से होंगे? या तो क्या हो, ब्लड रिलेशन हो। क्या हो? ब्लड रिलेशन हो। कैसे? जैसे एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं, ब्लड संबंध होता है। ठीक है, दादा दादी ये सब ब्लड संबंध में आते हैं। अब जैसे जो यह हो वैवाहिक संबंध, एक पति पत्नी के बीच में कैसा होता है? वैवाहिक संबंध। और एक और जो तीसरा संबंध है वो क्या है? वो किसी की गोद लेना, या क्या कहते हैं उसको? दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री। तो गोद लेना, ये तीन चीजें इसमें रिलेशन में आती हैं। क्या? किसके बीच में? नातेदारी में। किसमें? नातेदारी में, घरेलू नातेदारी में। तो चलिए लिखिए कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 क्या? रक्त संबंध, रक्त संबंध। नंबर 1 रक्त संबंध। नंबर 2 क्या है? वैवाहिक संबंध। कौन सा? वैवाहिक, वैवाहिक संबंध। नंबर 2 वैवाहिक संबंध। नंबर 3 कौन सा है? दत्तक संबंध। क्या? दत्तक, दत्तक संबंध। या इसी क्या कहते हैं हम? गोद, गोद लेना। अब इसमें क्या है? इसके लिए क्या शर्त है? शर्त है कि वो क्या हो, वे एक ही घर में रहते हों। वे क्या हो? वे एक ही घर में रहते हों, रहते हों। ये क्या है? इनकी शर्त है। तो इतनी चीज आज हमने देखी, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी की जो परिभाषा है और जो चीजें हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।